अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। लेट्स स्टार्ट विद क्योटो प्रोटोकॉल। जी जनाब, बिस्मिल्लाह। सही है स्लाइड। जी सर। कौन प्रेजेंट करेगा? अमजद पहले नाम स्टार्ट बता। करें। पहले आप नाम बताते जाइए ताकि मैं नंबर लिखता जाऊं उस हिसाब से। ठीक है सर। सबसे पहले कौन प्रेजेंट कर रहा है? सर आवाज आ रही है? मैं अमजद बात कर रहा हूँ। स्टार्ट यहीं से आवाज आ करेंगे रही है, सर। नाम बताएं ना अपना। ठीक है सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर क्योटो प्रोटोकॉल हमारा टॉपिक है, जिसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मेंबर्स हैं अमजद हुसैन राजपूत, माई सेल्फ, अरशद इसरार, मोहम्मद राहिल, तनवीर अंजुम। थोड़ा सा हम इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं कि हम आज क्या डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड। हिस्ट्री नहीं ऑफ वो तो प्रोटोकॉल है, ठीक है। इस वक्त प्रिंसिपल कौन सा है। आप बात कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन शुरू किसने की है? सर पहले नाम अमजद बता। बात कर रहा हूँ सर। जी सर अमजद। अमजद बात कर रहा अमजद चलें। हूँ जी बिस्मिल्लाह। सर। सर मैंने नाम बताया था, एक्चुअली पता नहीं आवाज आई नहीं आई। अपना अपना आपका नाम तो हो गया अमजद। पहले आप शुरू करेंगे, उसके बाद जो आएंगे अपना नाम बता दें ताकि उस हिसाब से मैं करूँ। चलें, बिस्मिल्लाह। ठीक है सर, ठीक। तो बिस्मिल्लाह। शुरू से हम कंटेंट देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ प्रोटोकॉल है। हमारे पास प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटोकॉल है, एनेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको। एनेक्स बेस्ड क्यों कहा जाता है वो भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म अंडर प्रोटोकॉल है कि प्रोटोकॉल किन मैकेनिज्म के साथ काम करता है, और इन मैकेनिज्म्स को हम फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म भी कहते हैं। सेकंड लास्ट में हम देखेंगे कि प्रोटोकॉल का ग्लोबली क्या इम्पैक्ट रहा है, उसकी सक्सेस कितनी रही है और फेलियर्स क्या क्या थे। लास्ट में हम देखेंगे कि प्रोटोकॉल टू पेरिस एग्रीमेंट कैसे कंटिन्यू हुआ। सर प्लीज, थैंक्स। अच्छा, नंबर 1 पे हमारे पास हिस्ट्री ऑफ प्रोटोकॉल। बेसिकली प्रोटोकॉल जो है बाय प्रोडक्ट है, एक कन्वेंशन हुई थी 1992 में, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCCC कहा जाता है। जापान के सिटी में 1997 के अंदर क्योटो में ये प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका एम यही था कि इमिशंस को कंट्रोल करना है। इमिशंस कौन से? ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्रिएट कर रही थी। इन 2005 ये प्रोटोकॉल जो है फुली या ग्लोबली इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके अंदर 41 कंट्रीज़ ने और यूरोपियन यूनियन ने पार्टिसिपेट किया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस को कवर करता है। वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं उनको भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। इस प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास 2 कमिटमेंट पीरियड थे और 2 टारगेट थे। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड का ड्यूरेशन था 2008 से 2012, जिसके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ को बाइंड किया गया था कि वो अपने 1990 लेवल से 5.2 की जीएचजी रिडक्शन करेंगे। सेकंड कमिटमेंट पीरियड हमारे पास 2013 से 2020 का था, जिसके अंदर 18% की रिडक्शन थी। क्योटो प्रोटोकॉल का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल एक ट्रीटी था जो कि ग्लोबल लेवल पे लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर ग्लोबली नेगोशिएशन की गई थी, जिसके वजह से इसकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। अच्छा, करंटली अगर यूनाइटेड नेशंस के रेफरेंस हमने, अच्छा एक चीज़ और कवर कर दूँ यहाँ पे, हमने कोशिश की है मैक्सिमम स्लाइड्स के अंदर कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ हमने रेफरेंस प्रोवाइड किए हैं, इसी वजह से कि जो इंफॉर्मेशन हम आपको दें वो अथेंटिक हो। करंटली अगर यूनाइटेड नेशन के रेफरेंस के साथ हम देखें तो 192 पार्टीज जो हैं क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि UNCCC वर्सेस क्योटो प्रोटोकॉल के कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसका डिस्टिंक्शन या इसका डिफरेंस सिंपल यही है कि UNCCC ने इंडस्ट्रियलाइज कंट्री को इनकरेज किया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आपने जीएचजी की रिडक्शन करनी है। उस जीएचजी को रिडक्शन को कंट्रोल या स्टेबलाइज करने के लिए क्या मैकेनिज्म होने चाहिए, वो क्योटो प्रोटोकॉल ने हमारे पास लॉन्च किए थे। जी सर, सर। अच्छा, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल?
प्रोटोकॉल, जैसे कि स्टार्ट की स्लाइड्स में बताया है कि क्योटो प्रोटोकॉल लिंक करता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से, जिसका एम था ग्लोबल वार्मिंग से फाइटिंग करना या जीएचजी को स्टेबलाइज करना। यूएनएफसीसीसी जो है वो भी एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी था जिसका गोल था कि जीएचजी को स्टेबलाइज किया जाए या एटमॉस्फेयर लेवल पे जो जीएचजी का इमिशन इंक्रीज हो चुका है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, उनको स्टेबलाइज किया जाए, टारगेट फाइंड किया जाए डेवलप्ड कंट्रीज को और उस लेवल को नीचे लेकर आया जा सके। और बाइंडिंग टारगेट्स हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिए थे कि 5.2 और 18 थे ड्यूरिंग 2 कमिटमेंट की। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। क्योटो प्रोटोकॉल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका क्योटो प्रोटोकॉल का प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। मतलब कि इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप कंट्रीज को इसके अंदर बाइंड किया गया है टारगेट बेस के ऊपर कि आपने रिडक्शन करना है। इसी तरह इसके अंदर वॉलंटियरली डेवलपिंग कंट्रीज भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, पर वो बाइंडिंग नहीं होगी। इसी वजह से इसको कहा गया है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज। पर इसके अंदर कुछ कह सकते हैं कि कुछ इश्यूज भी रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब प्रोटोकॉल में ये भी माना गया है कि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के ऊपर एक बर्डन है, जिसकी वजह से कंट्रीज की जो इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। इसके बाद मैं राहिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली कंटिन्यू करें। थैंक यू। ये राय राहिल भाई प्लीज कंटिन्यू। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। ये बात मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल से यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, जो क्योटो प्रोटोकॉल था हमने उसके अंदर स्पेसिफिकली 6 जो हमारी जो गैसेस थी, जीएचजी गैसेस थी, स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया था, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये स्पेसिफिकली 6 गैसेस थी, हमने स्पेसिफिकली इनको टारगेट किया था। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। ओके, इसके बाद हमने किया ये था कि हमने जो है वो इसकी जो थी हमने इसके अंदर जो है कुछ कंट्रीज और जो डिफरेंट कंट्रीज थी उनमें हमारी कुछ कॉमन और कुछ डिफरेंशिएटेड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। उसके अंदर जो है हमने 2 चीज़ों में इसको डिवाइड किया था, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज। एज यूजुअल जो हमारे पास जो डेवलप कंट्रीज हैं वो एक 1950 से जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो है रेवोल्यूशन आया हुआ है, और उसी वजह से उनके पास जो है जीएसटी एमिशन जो है गैसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बनती है। लेकिन क्या है कि जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे जो गोल्स हैं वो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बहुत सेम ही हैं। सेम इस तरीके से हैं कि हमने दोनों कंट्रीज ने मिलकर जो है वो जीएचजी एमिशंस को जो है वो रिड्यूस करना है। इसके अंदर जो है वो हमने फिर डिफरेंशिएट किया गया था NX1 कंट्रीज, NX2 कंट्रीज और NXP कंट्रीज। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, अब मैं यहाँ बताता चलूँ कि NX1 कंट्रीज और NX2 जो हैं ये क्या होते हैं। NX1 के अंदर बेसिकली हमारे पास डेवलप कंट्रीज प्लस इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन ये वाले कंट्रीज आते हैं। अच्छा, इनके ऊपर जो है हम बाइंडिंग लिमिट्स लगाते हैं। बाइंडिंग लिमिट्स ये होती हैं कि जो उनकी वट एवर जीएचजी एमिशंस हैं हम उनको जो है कोटा दिया जाता है कि इस लिमिट से ज़्यादा जो है वो आप कार्बन जो है अपनी जीएचजी एमिशन वो नहीं कर सकते। इसी तरह जो NX2 आता है वो NX2 जो है वो NX1 की जो है वो सब कैटेगरी है, लेकिन इन NX1 और NX2 के अंदर डिफरेंस ये है कि जो भी हमारे पास डेवलप कंट्रीज हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे आपके पास जो कंट्रीज इकोनॉमिक एंड ट्रांजैक्शन है, प्लस इनके ऊपर जो है वो बाइंडिंग लिमिट्स भी होती हैं।
फिर हमारे पास आ जाते हैं आपके एनेक्स बी कंट्रीज। एनेक्स बी कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और उनके ऊपर जो है वो हमने बाइंडिंग लिमिट्स दी हुई होती हैं, एक सर्टेन टारगेट दिए हुए होते हैं एयर्स के। जैसे कि फर्स्ट राउंड था 2008 से 2012 तक, तो इनके ऊपर जो एनेक्स 1 वाले जो कंट्रीज हैं, एनेक्स 1 और एनेक्स 2, उनको अपनी बाइंडिंग लिमिट्स हर हाल में कंप्लीट करनी होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इसी तरीके से जो है वो हमने एक मैकेनिज्म जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि हमने क्योटो प्रोटोकॉल को जो है वो किस तरीके से रन करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेशनल मेजर्स। अच्छा, नेशनल मेजर्स जो है वो हम बहुत डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो दोनों जो है वो ले सकते हैं। इसके अंदर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, जीएचजी को रिड्यूस करने के लिए हम प्लांटेशन कर सकते हैं, हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और हम जो है डिफॉरेस्टेशन को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। फिर सेकंड हमारे पास आ जाती है प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप। जी सर। अच्छा सर, प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म में होता ही है कि हमारे पास इसकी दो सब कैटेगरीज आ जाती हैं, क्लीन डेवलप मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर सर होता ही है कि जैसे हम जो है वो कोई भी हमारा जैसे डेवलप कंट्री है, एनेक्स 1 के अंदर आता है, अगर उसकी सर्टेन लिमिट्स जो है वो कार्बन की, जीएचजीस की, वो सर्टेन जो उनको लिमिट्स गिवन होती हैं उससे ऊपर चली जाती हैं, फिर वो क्या करते हैं, कोई भी जो हमारा डेवलप कंट्रीज होता है वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह लगाते हैं, या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं जिससे जीएचजी एमिशंस जो है वो कम होती हैं। तो जो है वो उनको जो है एक तरीके से जो है वो कार्बन के ट्रेडिंग क्रेडिट्स मिल जाते हैं, और उनके ऊपर जो है व्हाटएवर जो भी फाइन लगने वाला होता है वो जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह हमारे पास नंबर थर्ड पे आ जाती है एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म की तरह। कोई भी अगर डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी जीएचजी एमिशंस जो है वो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चले जाते हैं, तो वो उसको इस तरीके से कवर कर सकता है कि वो किसी भी जो भी आपका डेवलपिंग कंट्री है उसके अंदर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लगा सकता है जो कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करें या उसको लेस कर सकें, तो वो इस तरीके से जो है वो अपने आप को कवर कर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। करें सर ये मैं राहिल डिफाइन भाई, कर यहाँ से चुका हूँ। अरशद भाई को स्टार्ट करना है। ठीक है ठीक है। अच्छा सर, अब नेक्स्ट यहाँ से अरशद भाई पार्टिसिपेंट डिफाइन जो है करें। वो ये वाली स्लाइड या अगली डिफाइन स्लाइड करेंगे। से अर्शद साहब आएंगे? सर ये तकरीबन मैं सर डिफाइन यहीं कर से चुका हूँ करेंगे, जो यहीं से नेशनल करें। मेजर्स। जी। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अरशद सर। जी सर अर्शद। द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सर ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर के जो डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं वो जब अपने कार्बन इमिशन, लेट्स सपोज उनको अलाउ है 100 ppm, तो अगर वो 110 प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उनको फिर जो है ना वो किसी एक डेवलपिंग कंट्री में प्रोजेक्ट लगाना होता है, जो कि बेसिकली जो हमारे क्योटो प्रोटोकॉल के नेशनल मेजर्स प्रोजेक्ट्स है ना सर, उसके अंदर हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और प्लांटेशन है, इस तरह की सब चीजें हैं। तो सर ये इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। इससे सर ये फायदा होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको भी एक फंड मिल जाता है, एक प्रोजेक्ट लग जाता है उनके पास, और इनकी भी कार्बन इमिशन जो है ना वो कंपनसेट हो जाती है। तो सेकंड जो इनका मैकेनिज्म है वो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें सर क्या होता है कि एक डेवलपमेंट कंट्री, लेट्स सपोज अगर उसकी कार्बन इमिशन 100 ppm से ज्यादा है, तो वो और किसी दूसरे डेवलप कंट्री में जिनकी कार्बन इमिशन लेट्स सपोज 80 है, तो इनकी 120 और उनकी 80, तो ये डेवलप कंट्री के अंदर ही प्रोजेक्ट करती है जो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इससे सर ये होता है कि इनकी भी कंपनसेट हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और उनकी और कम हो जाती है। तो सर ये दो मैकेनिज्म है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर कार्बन ट्रेडिंग, सर ये बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल ने इंट्रोड्यूस कराई है, इसको कार्बन मार्केट भी कहते हैं। सर ये होता है कि अगर हम किसी जगह कोई भी डेवलपमेंट कंट्री या डेवलप कंट्री कार्बन इमिशन अपने लिमिट से ऊपर करता है, तो वो फिर उस कंट्री से कार्बन की ट्रेडिंग करता है जो जिनकी इमिशन कम होती है।
तो ये बेसिकली सर सेलेबल कार्बन सर्टिफिकेट कहलाता है। ट्रेडिंग हो रही थी सर कार्बन की मद में। लेट्स सपोज अगर हमारे एक मुल्क है अमेरिका, उसने 110 ppm कार्बन इमिशन किया, और एक मुल्क है कनाडा, उसने अगर 80 ppm किया है, तो वो 10% जो है ना कार्बन इमिशन खरीदेगा कनाडा से। तो ये कार्बन मार्केट भी कहलाती है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर सक्सेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग फेलियर। सर इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये क्योटो प्रोटोकॉल हमने इंट्रोड्यूस कराया, तो सेम टाइम पर जो है ना सर सोवियत यूनियन जो है ना वो कोलैप्स हुई थी। तो इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आए उस टाइम पर। उसकी वजह ये थी कि जब ये क्योटो प्रोटोकॉल लॉन्च हुई और सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुई, तो जो रशिया यूक्रेन के साथ जो कंट्रीज थे, इनके इंडस्ट्री सारे बैठ गए, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। तो कार्बन इमिशन जो है वो कम हुआ। तो इम्पैक्ट ये आया कि ये जो है ना वो 4.7 के करीब कार्बन इमिशन हुआ। और सर 1990 में जो है ना कार्बन इमिशन हमारा 15% चला गया था। जिसकी वजह ये थी कि अमेरिका और चाइना इसके क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं थे। सर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्लाइड तनवीर कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। तनवीर। Sir, my name is Tanveer Anjum. So from this slide, I will continue. United States involvement. सर आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। तो अभी जैसा कि मेरे तमाम साथियों ने पीछे बताया, यूनाइटेड स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट, जो कि यूनाइटेड स्टेट दैट वाज पार्ट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। यूनाइटेड स्टेट ने क्योटो प्रोटोकॉल को जो है ना अडॉप्ट किया था 1997 के अंदर, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था, तो इसने विदड्रॉ कर दिया क्योटो प्रोटोकॉल से 2001 के अंदर। और जो इसकी सबसे बड़ी वजह थी, द बिगेस्ट रीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट इज दैट कि इन लोगों ने अपना ही एक कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन बना लिया कि क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एक अनफेयर जो है ना एग्रीमेंट है, और ये सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के ऊपर जो है ना जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इम्प्लीमेंट करता है टू रिड्यूस द GHG इमिशंस। तो इसकी वजह से जो है ना यूएस की जो इकोनॉमी है वो हर्ट होगी। दैट्स वाई इन लोगों ने 2005 के अंदर यहाँ से विड्रॉ कर लिया। अच्छा, कनाडा ने भी सेम इसी चीज, कनाडा और यूएसए, चाइना जो कि जो मेन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं और जो बिग इमिटर्स ऑफ द GHG इमिशंस थे, कनाडा ने भी जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ कर दिया। उनकी भी कुछ कॉन्सेप्शन थी, जैसा कि पेटर केंट जो कि इनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल से जो है ना विड्रॉ करने का डिसीजन लिया। उसकी रीज़न क्या थी कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना वो जो मेन इमिटर्स हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट इमिटर जो कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, उस दोनों क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट को नहीं मीट कर रहे थे, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पे आता है और चाइना दूसरे नंबर पे आता है। ये जो कि स्टेटमेंट दी थी वो कैंट ने कहा था। तो उसके बाद जो है ना फर्दर कैंट ने ये भी कहा कि अगर हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के जो लिमिट्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जो GHG रिडक्शन टारगेट्स हैं, अगर हम लोग उनको मीट करते हैं, या अगर हम लोग इनकेस जो टारगेट्स दिए गए अगर हम लोग उनको मीट नहीं करते, जो हमारे ऊपर पेनल्टीज की अमाउंट है दैट इज लाइक 14 बिलियन US डॉलर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अपने टारगेट्स को नहीं मीट करते तो ये अमाउंट इसके इक्वल है कि अगर हम लोग अपने कंट्री से तमाम जो ना कार हैं, ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, या सारा कुछ खत्म कर दें, ये उसकी कॉस्ट के इक्वल होगा। या फिर अगर हमारे पास जो इंटर फ्रेमिंग और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, या अगर हम लोग इसको खत्म कर देंगे, तो ये तकरीबन जो ना $14 बिलियन की अमाउंट बनेगी। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिगेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिटर्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यूएसए और चाइना जो कि दो बड़े ही बिगेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के शेयर होल्डर्स हैं। टू ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट emitters which are not accountable for the carbon dioxide reduction but increasing emission level। इधर के ये लोग जो है ना अपने जो इमिशन टारगेट्स थे उनको मीट करते, इन लोगों ने क्या किया कि अपनी इंडस्ट्री को जो है ना इंक्रीज किया, और इनहेंस करते 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 लेटर ऑन इन लोगों ने रिडक्शन की बजाय इंक्रीज करना शुरू कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को। प्रोड्यूस इनफ ग्रीन हाउस गैसेस टू मिटिगेट एनी ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय द नेशंस हु मेट देयर टारगेट्स। मतलब कि इनकी इमिशंस इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई और कंट्री वो अपने टारगेट्स को मीट कर रहा था, लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर इनका सम या एवरेज लिया जाए तो ये ओवरऑल जो है ना इंक्रीज की तरफ जा रहा था। इनफैक्ट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 40% इन इमिशन ग्लोबली बाय 1990 टू 2009। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये सारी चीज़ें होने के बावजूद कुछ ना कुछ क्योटो प्रोटोकॉल की अचीवमेंट भी थी, जिसके अंदर ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइडिया था मल्टीनेशनल कार्बन मार्केट, जिसके अंदर जो है ना CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो अर्शद भाई ने बताया कि ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है ना कार्बन ऑफसेट के ऊपर काम कर फंडिंग होती है टू इम्प्लीमेंट द क्लीन प्रोजेक्ट्स लाइक, जिससे जो है ना हमारी GHG रिडक्शन जो है ना वो कम हो सके। उसके अलावा जो है ना इसने क्योटो प्रोटोकॉल ने न्यू डेवलपमेंट एक मैकेनिज्म डेवलप किया था, जिसके अंदर रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, वेरीफाइंग एमिशंस के जो भी कंट्रीज हैं जो कि क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट हैं, उन लोगों ने क्या करना है, अपनी रिपोर्टिंग GHG की रिपोर्टिंग कैसे करनी है और जो है ना अपने टारगेट्स को कैसे मीट करना है। द क्योटो प्रोटोकॉल अ माइलस्टोन इन ग्लोबल एफर्ट्स टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल का जो मेन पर्पस था, एम था, वो था टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज, टू रिड्यूस द GHG emissions. With the Kyoto Protocol, the international community agreed for the first time on binding targets and measures for combating climate change. इससे पहले क्योंकि कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट कंट्रीज को बाउंड कर सकें कि आपने इतने इतने टारगेट सेट करने हैं टू रिड्यूस द GHG emission, बट दिस वाज द फर्स्ट एग्रीमेंट जो कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लेजिस्लेशन सेट किया, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर टारगेट्स को सेट किया कि आप लोगों ने जो है ना अपने टारगेट्स को जो दैट आर रेलिवेंट टू रिड्यूस द GHG emissions, आपने उनको मीट करना है। एंड इट रूल based architecture influenced the creation of the low carbon legislation across the world. और आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल ही डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट रेगुलेशन बनी, जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट कन्वेंशन है, UNFCCC है, उसके अलावा रामसार और बहुत सारी कन्वेंशन आई, जिसकी वजह से जो है ना लोगों ने अपने रूल्स बनाए टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल टू पेरिस एग्रीमेंट। जैसे ही 2012 के अंदर, क्योंकि तो जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था वो दैट वाज लाइक 2008 टू 2012, जिसके अंदर डिफरेंट टारगेट सेट किए थे, खत्म हुआ तो जो है ना एक अगेन जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर तमाम कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया दोहा कतर के अंदर, ताकि जो है ना इस क्योटो प्रोटोकॉल को बेसलाइन कंसिडर करते हुए हम लोग नेक्स्ट फ्यूचर के टारगेट सेट करें। अगर मैं बात करता हूँ दैट वाज लाइक सेकंड कमिटमेंट पीरियड दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2012 टू 2020। This so-called Doha Amendment added new emission reduction target for the second commitment period 2012 to 2020 for participating countries. The Doha Amendment had a short time. 2012 के अंदर जो है ना ये कॉन्फ्रेंस हुई थी दोहा के अंदर, लेकिन 2015 के अंदर जो है ना एक और कॉन्फ्रेंस हुई दैट वाज नेम्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन पेरिस। ऑल UNFCCC मेंबर्स जो थे उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर जो है ना साइन किया, जो कि इसको हम लोग जानते हैं, इसको नाम दिया गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का। इन जनवरी 2021 प्रेसिडेंट बाइडेन बिगेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉइनिंग द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। 20 जनवरी 2021 को जो यूएसए के प्रेसिडेंट है बाइडेन, उन्होंने जो है ना पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को जो है कंटिन्यू करने का इरादा किया है, कोशिश की, जो कि इफेक्टिव हुआ फ्रॉम Feb 19, 2021। और ट्रंप ने जो है ना पहले एज बाइडेन से पहले, क्योंकि ट्रंप थे प्रेसिडेंट यूएसए के, तो उन्होंने जो है ना इस पेरिस एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर लिया था। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एट द एंड ये है कि ग्लोबल वार्मिंग इज प्राइमरी द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन, के जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सारी हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है, हमारे ही अपने एक्शंस हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ रहा है। बट ह्यूमंस हैव काज्ड बाय देयर ओन बिहेवियर शुड बी एबल टू बी रेमिडिएट बाय ह्यूमन चेंजिंग देयर बिहेवियर। के जो हम लोगों ने क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट डाला है अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, अब क्या करना है, उसको हम लोगों ने अपनी एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, इन चीज़ों को चेंज करना है ताकि हम लोग क्लाइमेट के इम्पैक्ट को कम कर सकें। इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग टू मैनी दैट कोहेसिव एक्शन टू डील विद द ह्यूमन मेड ग्लोबल क्लाइमेट येट नॉट बीन। वो इसका मतलब ये है कि अभी तक ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि जो हमने अपने कोहेसिव एक्शंस की वजह से क्लाइमेट चेंज को या जो अपने इन्वायरमेंट को या अपनी क्लाइमेट को इतना ख़राब कर दिया, लेकिन अभी तक हमने कोई तैयार नहीं किया, वी आर नॉट पॉजिटिव, अपने एटीट्यूड को ऐसा चेंज नहीं किया कि हम लोग जो है ना अपनी ही एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकें टू रिड्यूस द या ड्यू टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज। सो दैट इज ओवरऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी जनाब, आप लोग जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, उनका अगर कोई सवाल है इनसे पूछने का तो पूछ लें, उसके बाद फिर मैं जो है करता हूँ, इनकी नंबरिंग करता हूँ, फिर मैं इनकी। इतने लोग मौजूद हैं, किसी का कोई सवाल है इनसे इसके ऊपर? कोई सवाल, कोई आदमी? देखो ये मत करो कि जी मैं इनसे सवाल पूछूंगा तो ये मुझसे सवाल पूछेंगे। ये सिकंदर साहब पूछिए सवाल आप। सर इस क्योटो प्रोटोकॉल
के हवाले से मेरा इस टीम से एक सवाल है कि इसको क्या अभी फ्यूचर में मजीद इसको दोबारा इम्प्लीमेंट करने का प्रोग्राम है? जैसे बिल गेट्स का मिशन है 2050 का, तो इसके हवाले से लेटेस्ट क्या है, इस हवाले से थोड़ा बताएंगे कि 2021 की जो इसकी ओपिनियन है इस हवाले से, मुल्क में क्लाइमेट को कैसे, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, इमिशंस को कंट्रोल करना है, इस हवाले से थोड़ा बता देंगे? सिकंदर भाई, मैं अमजद बात कर रहा हूँ। आपकी बात का जवाब ये है कि जैसा कि लास्ट के कुछ स्लाइड्स के अंदर तनवीर भाई ने जो है काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है कि क्योटो प्रोटोकॉल टू पेरिस एग्रीमेंट, जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो पेरिस एग्रीमेंट ने रिप्लेस कर दिया। इसकी रिप्लेसमेंट और जो बाइडन ने भी जो इसको साइन किया है, इसके सबसे बेसिक मकसद या इसका सबसे अच्छी बात यही थी कि इसके अंदर कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ अपने पाकिस्तान की, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेस्टेशन की एक स्कीम चलाई हुई है। सेकंड, ये भी कहा गया है कि 30% हम अपनी ग्रीन एनर्जी कर लेंगे 2030 तक। ये बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट के ही पार्ट हैं, उन्हीं की ही ऑब्जेक्टिव है, उन्हीं के ही टारगेट हैं, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल इन शेप ऑफ पेरिस एग्रीमेंट आगे जा रहा है। थैंक यू। ठीक है सर, सिकंदर भाई, मैं तनवीर बात कर रहा हूँ। इसी बात को मैं और कंटिन्यू करूंगा। लाइक जिस तरह के क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं, यूएनओ के अंदर, यूएनओ की सरबराही के अंदर, तो देखें जिस तरह अगर मैं बात करता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज आल्सो लिंकेज विद द क्योटो प्रोटोकॉल। कहीं ना कहीं इसकी कड़ी वहां से भी मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप ये गोल्स को देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उसके अंदर डिफरेंट है। लाइक एनर्जी की बात करता हूँ तो रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्ट है, क्लीन एंड सेफ एनर्जी का उसके अंदर जो ना गोल है वो बेसिकली 2030, कुछ कंट्री ने 2030 तक बाइंड किया हुआ है, कुछ कंट्री 2050 तक के टारगेट सेट किए हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं जो है ना ये आपस में चीज़ें लिंकेज करती हैं, और इस वजह से जो है ना ओवरऑल जो इसका है थीम वो ये है कि आपने अपनी क्लाइमेट को सेव करना है, अपनी जीएचजी को रिड्यूस करना है, ताकि ओवरऑल जो टारगेट है उसको मीट किया जा सके। जी जनाब, हो गए आप लोगों के सवाल? और किसी और ने कुछ पूछना है? अच्छा जनाब, चलें देखें, मैं आपको अपना फीडबैक दे दूं। आपके कंटेंट्स जो हैं ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है दैट इज बिलो पार। आप चारों हजरात जो है नौकरी पेशा अशखास हैं, माशाल्लाह। ऑलरेडी आपके पास एक डिग्री है, आपको पता होना चाहिए। पिछली दफा भी जब मैंने आपसे एचएससी में जो लोग शामिल थे उनसे मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने आपको गाइड किया था कि प्रेजेंटेशन बनाते वक्त पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, अपने ऑडियंस की तवज्जो लेना। अच्छा, तवज्जो लेने के लिए क्या होता है कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड होता है, आप जो फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट साइज सेलेक्ट करते हैं, जो आप तस्वीरें दिखाते हैं, जो आप एनिमेशन करते हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो आप चारों हजरात जिस चीज में फेल हुए हैं वो ये है कि आपने प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स तो सुपर्ब है, इससे तो कोई मतलब हम डाउट नहीं कर सकते। आपने इस पे रिसर्च भी की है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया, चारों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, मैं किसी एक को नहीं कह सकता। लेकिन जो आपकी प्रेजेंटेशन है एज सच, अगर मैं पावर पॉइंट के ऊपर इसको रख के देखूं तो मैं इसको मतलब उस लेवल की नहीं मेरी तवक्कात पे पूरी उतर रही जो कि मैं एक मास्टर्स के स्टूडेंट से तवक्का करता हूँ। और वो भी वो स्टूडेंट हो जो कि ये नहीं कि कोई अंडर ग्रेजुएट हो, सबने पहले इससे पहले भी की हुई है प्रेजेंटेशन और बनाई हुई है। आपने स्लाइड्स को कंजेस्टेड कर दिया। बात स्लाइड, ये मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्लाइड देखिए आप, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी किताब का सफा आपने छाप दिया है। यही बात बजाय इसके कि आप कनाडा की पूरी कहानी लिखते हैं कि कैंट ने क्या कहा, उसका क्या है, ये 3 बुलेट पॉइंट लिख के अगर अपने पास आपने यही चीजें लिखी थी, आप एक्सप्लेन कर देते, तो ये प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन बना देता है। जितना आपकी स्लाइड्स क्राउडेड होंगी उतना ही अपने ऑडियंस को आप नींद की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं। यही वजह है कि आप लोगों के प्रेजेंटेशन को जो 10 नंबर हैं उसमें से मैं 7 नंबर दे रहा हूँ, और बाकी प्रेजेंटर जो हैं सबने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, सबको मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। आपके 16 नंबर बने पूरे ग्रुप के एवरेज, ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो है 7:30 हो गए, अजान भी हो गई है। जी, आप कुछ एक्सप्लेन, अगर आप जवाब देना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। और ये मैं अभी बता दूं, सिंपल यही सोचा था कि इसको थोड़ा ना सिंपल रखें ताकि ज्यादा कलरफुल ना हो। बाकी ये कि इंशाल्लाह आप सिंपल भी अगर रखते, ये जो आपको जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ, ये तो ऐसा लग रहा है कोई किताब आपने लिखी है। जी सर।
यही बात अगर आप 2 बुलेट पॉइंट या 3 बुलेट पॉइंट लिखते और ये जो आपने पूरी कहानी लिखी है, कैंट साहब का जो स्टेटमेंट आपने कोट किया है पूरा, ये अगर आप यहाँ से उड़ा दें, आपके पास कागज पे लिखा हो और आप ये बताएं कि कनाडा ने वॉकआउट, रीजंस फॉर कनाडा वॉकआउट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, विड्रॉल फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल, अगर आप ये लिख के और ये इसको वर्बली आप एक्सप्लेन कर देते तो ये एक प्रेजेंटेशन के अंदर एक खूबसूरती लेके आता है। जहां तक बैकग्राउंड का थोड़ा सा ये ताल्लुक होता है कि सर मैं इसमें आइडिया करूंगा कि जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बाद में स्लाइड्स चाहिए होती हैं, पीपीटीज चाहिए होती हैं, तो कुछ लोग जो है ना ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन नोट भी नहीं कर रहे होते, थोड़ा ये होता है कि एक्सप्लेनेशन ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसलिए करके मैं YouTube पे भी डालता हूँ, आपके LMS पे भी डालता हूँ, यही मकसद है ना कि ताकि बाद में आप पढ़ सकें उसको। हेलो जी 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 बिल्कुल सर, ये मकसद है। हेलो ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपका है, आप सब बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। 16 नंबर हैं आपके इसके अंदर। अच्छा, मैं भी यहाँ पे रोक रहा हूँ और नमाज के ब्रेक के बाद मैं 20 मिनट के बाद आपको लेके आता हूँ, क्योंकि अब दूसरा ग्रुप अगर मैं शुरू करूंगा तो वो नहीं हो सकता, इससे जो टाइम स्लॉट में 6-7 मिनट रह गए। तो अच्छा, दूसरी बात, अयाज साहब जो है, अयाज नूर साहब, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो उन्होंने वर्ड पे बनाई है। अब मुझे बताइए कि इस लेवल के ऊपर, सॉरी अयाज मैं आपका नाम लेके ये बात कह रहा हूँ इसलिए कि प्रेजेंटेशन सबके साथ शेयर हो चुकी है। मैं किसी भी प्रेजेंटेशन को जो कि वर्ड पे बनी हुई, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आप काइंडली कंटेंट भले वही रखें, उसको पावर पॉइंट पे ट्रांसफर करके भेजें और उसके बाद आप उसको करें। ये वर्ड के ऊपर इस लेवल पे आके प्रेजेंटेशन बनाना वर्ड के ऊपर, ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा है। आप लोग अल्लाह के फजल करम से मास्टर्स कर रहे हैं, अगले सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में आप में से कुछ फारिग हो जाएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज इसको जरा आप तवज्जो दें, इन चीजों पे तवज्जो दें, ये कल को आपकी जिंदगी में चीजें आपके काम आए। ठीक है, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ और उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद, अभी 7:35 हो रहे हैं, आई विल कम बैक एट 7:55, नेक्स्ट ग्रुप जो भी तैयार होगा। तो नेक्स्ट ग्रुप वाले मौजूद रहे सारे के सारे। जी सर, इंशाल्लाह।